Good morning students. Today in this video we will study one-dimensional wave equation and we will find solution of one-dimensional wave equation by method of separation of variables. In the last video, definition of one-dimensional wave equation and method of separation of variable is explained. So before watching this video, watch this first video and then we will come to the method and apply this to find solution of one dimensional wave equation. वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ी है वो ये होती है आपकी करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर यू बाय करली टी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स अप्लाई करना है। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि हम मान लेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन है u वो क्या है, कैपिटल X फंक्शन ऑफ x इंटू कैपिटल T फंक्शन ऑफ t। क्योंकि यहाँ पर आपके स्मॉल x और स्मॉल t दो वेरिएबल्स हैं तो हमने मान लिया कि आपका गिवन फंक्शन में ये दोनों वेरिएबल्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। कैपिटल X फंक्शन x का और t फंक्शन है t का। अब हम क्या करते हैं, ये जो u की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, u का विद रिस्पेक्ट टू x सेकेंड डेरिवेटिव और u का विद रिस्पेक्ट टू t सेकेंड डेरिवेटिव। तो हम सबसे पहले दोनों डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, जब आप इस u फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो ये जो t फंक्शन है ये तो आपका कांस्टेंट है, ये तो रहेगा आपका एज इट इज। तो u क्योंकि दो वे, अब इस पॉइंट को ना एक बार बस आप ध्यान से समझ लेंगे कि कहाँ आपको पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना है और कहाँ आपको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज करना है। तो जहाँ जो वेरिएबल दो वेरिएबल का फंक्शन होगा और उसका आप विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल डेरिवेटिव करेंगे तो आप कौन सा डेरिवेटिव की नोटेशन यूज करेंगे, पार्शियल। अब यहाँ पर देखिए u जो वेरिएबल है वो x और t का फंक्शन है। जब मैं उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रही हूँ तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा करली स्क्वायर u बाय करली x स्क्वायर। राइट साइड पर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हुए क्योंकि t कांस्टेंट है वो रहेगा आपका एज इट इज। अब बात आई कैपिटल X की। कैपिटल X जब एक ही वेरिएबल का फंक्शन है तो जब आप उसका डेरिवेटिव करेंगे तो आप पार्शियल डेरिवेटिव्स ना यूज करके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स यूज करेंगे और x का विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड डेरिवेटिव हो गया d2 कैपिटल X बाय dx स्क्वायर। सिमिलर कॉन्सेप्ट अब आपका यहाँ अप्लाई होगा। u दो वेरिएबल का फंक्शन है, जब उसका विद रिस्पेक्ट टू t यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द वेरिएबल आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो आपका पार्शियल डेरिवेटिव होगा और वो बन जाएगा करली स्क्वायर u बाय करली टी स्क्वायर। जब आप राइट साइड का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये कैपिटल X आपका क्या है, कांस्टेंट, तो ये रहा एज इट इज। अब मुझे कैपिटल T का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करना है। क्योंकि ये t फंक्शन एक ही वेरिएबल का फंक्शन है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव ना होकर कौन सा डेरिवेटिव होगा, ऑर्डिनरी। अब ये थर्ड इक्वेशन में जो दो पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू आई हैं, अब मैं इनको इक्वेशन 1 में पुट करके अपने वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, सेपरेट। हाँ जी देखिए, अब हमने वैल्यूज पुट कर दी। ये लेफ्ट साइड पर मैंने वैल्यू लिखी है करली स्क्वायर u बाय करली एक्स स्क्वायर की, 1/c स्क्वायर हमारा एज इट इज, और ये वैल्यू है करली स्क्वायर u बाय करली टी स्क्वायर की। अब आपने एक्चुअल में करना क्या है, x वेरिएबल्स जिनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सारी टर्म एक साइड और y t वेरिएबल जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो सारी टर्म एक साइड। तो पहले तो इसने क्या करा, ये c स्क्वायर डिनोमिनेटर से इधर ले आया, फिर t को तो हम ले जाएं राइट साइड पर, x को ले आए लेफ्ट साइड पर, तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को अगर आपने अपनी लास्ट वीडियो में मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में जो इक्वेशन 3 स्टडी की थी, अगर आप उससे कंपेयर करें तो ये एज इट इज वही इक्वेशन है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर आपका एक साइड कैपिटल X वेरिएबल है, एक साइड कैपिटल T वेरिएबल है। वहाँ वो फंक्शन में नोटेशन D और D डैश यूज कर रहा था। क्यों, D मतलब कि एक X वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, D डैश मतलब वहाँ था Y वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। तो बस उसमें कोई फर्क नहीं है यहाँ पर।
उसकी जगह आपका d2x/dx² आ गया और d2t/dt² आ गया। इसको आप इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, दोनों का ही मीनिंग सेम है। हमने क्या करा, d2x/dx² को x डबल डैश लिख दिया, 1/c² एज इट इज, d2t/dt² को t डबल डैश लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ x का फंक्शन है और राइट हैंड साइड सिर्फ t का फंक्शन है। तो मैंने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जिस क्वेश्चन में u को पुट करने के बाद इस तरह से वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर पाएंगे तभी आप ये मेथड यूज कर सकेंगे, अदरवाइज ये मेथड फेल हो जाएगा। सिंस द वेरिएबल x एंड t आर इंडिपेंडेंट, अब दो डिफरेंट वेरिएबल्स के फंक्शन तभी सेम हो सकते हैं जब वो दोनों ही इक्वल हों किसी कांस्टेंट के। तो ये दोनों कांस्टेंट के हमने क्या रख दिए, इक्वल, दिस एंड दिस। अब क्या हो सकता है, ये जो कांस्टेंट k है या तो पॉजिटिव होगा या आपका जीरो होगा या आपका नेगेटिव होगा। अब तीनों ही केसेस में किस टाइप के सॉल्यूशंस आएंगे हम सबसे पहले वो स्टडी करते हैं। ये सॉल्यूशन निकालने का जो मेथड होगा, सिंपल आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक सॉल्यूशंस जो आपने पढ़े थे, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो आपने पढ़ी हुई हैं, उन्हीं को अप्लाई यहाँ किया जा रहा है। अब जो आगे सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्चुअल कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला मैंने केस ले लिया के क्या हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर को हम किसी का स्क्वायर मान लेते हैं, के हमने मान लिया p²। सिंपल, बस सिंप्लीफाई करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव है ना, तो अभी आप देखेंगे कि सॉल्यूशन में स्क्वायर रूट आएगा, सिर्फ उससे बचने के लिए मैंने इसे p² लिखा है और यहाँ पर p का स्क्वायर लेने का और कोई डिफरेंट लॉजिक नहीं है। p की जगह आप एनी कांस्टेंट यूज कर सकते हो जो आपके क्वेश्चन में अभी तक यूज नहीं हुआ हो। तो मैंने देखो दोनों को रखा इक्वल, सिंप्लीफाई कर दिया, आपकी इक्वेशन ये बन गई। अब इस इक्वेशन को अब आप याद करो, आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट ईयर जो बुक होती थी उसमें जो आपका 4th चैप्टर था उसमें आपने इस टाइप के इक्वेशंस के सॉल्यूशन पढ़े थे। तो अब याद करो, d2x/dx² को मैंने m² लिख दिया, m² माइनस p² इक्वल टू 0 आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई, m इज इक्वल टू प्लस माइनस p आ गया। तो आपका CF निकालते थे वो आपका क्या हो जाता, c1e की पावर px, c2e की माइनस px। बस यहाँ पर अंडर रूट ना आए इसलिए मैंने यहाँ p यूज किया है और यहाँ पर p² यूज करने का कोई और डिफरेंट लॉजिक नहीं है। सेकेंड में आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m² माइनस p² c², क्योंकि यहाँ पे आपने d/dt को m पुट किया हुआ है, m आ गया प्लस माइनस c और ऐसे ही इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। अब u क्या था, कैपिटल X इंटू कैपिटल T, तो ये हो गई कैपिटल X की वैल्यू, ये हो गई कैपिटल T की वैल्यू, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। कब, जब आपका ये कांस्टेंट k क्या हो, पॉजिटिव। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं, जब ये कांस्टेंट k क्या हो, 0, तो मैंने बोथ इक्वेशंस को क्या पुट कर दिया, इक्वल टू। तो जैसे ही आप इक्वेशंस को 0 पुट करेंगे तो आपके ये डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या आ जाएंगे, 0। अब आपको याद है ना इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला मैं डेरिवेटिव निकालूंगी, देखो मैं एक पार्ट को सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। हाँ जी, देखिए क्या हुआ, d2x/dx² का फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा d⁻x/dx, राइट साइड पे आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा c5। फिर सेकेंड टाइम फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका कैपिटल X आपका इक्वल आ जाएगा c5x प्लस c6। ऐसे ही सिमिलरली आप इसका करेंगे c7t प्लस c8। जो कॉन्स्टेंट्स बस आप यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम उससे डिफरेंट कॉन्स्टेंट आपने यूज करने हैं। तो ये आ गई आपकी कैपिटल X की वैल्यू, या कैपिटल T की, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया U। किस केस में, जब आपका k क्या होता है, 0। अब नेक्स्ट है आपका व्हेन k इज लेस देन 0, तो k को मैंने मान लिया माइनस p², ठीक है। अब ये दोनों को इक्वल रखा तो बस क्या डिफरेंस आया इक्वेशन में, जहां पिछली बार नेगेटिव आया था प्लस का साइन आ गया, प्लस आने से प्लस माइनस आयोटा p और प्लस माइनस आयोटा p c। अब कॉम्प्लेक्स जब रूट्स होते थे तो आप क्या करते थे, बाहर तो e की पावर में रियल पार्ट लिखते थे जो कि दोनों में 0 है, और फिर क्या लिखते थे, c1 cos एक इमेजिनरी पार्ट प्लस c2 साइन के साथ, तो यहाँ बन गया c9 cos px प्लस c10 sin px। ऐसे सिमिलरली ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका ये आंसर आ गया।
इक्वेशन 7 को ये लिख रहा है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? हाँ जी, देखिए ये वाला जो स्टेप है आपका इक्वेशन 7 के बाद जो ये फॉर्म है, ये से इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इस सॉल्यूशन को कन्वर्ट किया है, लेकिन आपने जो फर्दर सॉल्यूशन करना है उसमें यही फॉर्म यूज़ करनी है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आपके पास 3 सॉल्यूशंस आ गए हैं, एक है इक्वेशन 5, एक इक्वेशन 6 और एक इक्वेशन 7, जो आप अपने अपनी वेव इक्वेशन 1 के निकाले हैं। वी चूज दैट सॉल्यूशन विच इज कंसिस्टेंट विद द फिजिकल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ये तो अब आपने सिंपल कि हर केस में किस टाइप के सॉल्यूशंस आते हैं वो स्टडी कर लिया, लेकिन आप इनमें से कौन सा सॉल्यूशन चूज करेंगे जो सॉल्यूशन आपकी गिवन फिजिकल प्रॉब्लम के साथ क्या होगा, कंसिस्टेंट। अब उसके लिए अब हम कुछ कंडीशंस यूज करते हुए चेक करते हैं कि वे कंडीशंस जब सेटिस्फाई होती हैं तो सॉल्यूशन 5th 6th और 7th में से कौन सा सॉल्यूशन आपका कंसिस्टेंट होगा। तो अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन। अब क्या है आपका क्वेश्चन, ये आर्टिकल्स जितने भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सभी आर्टिकल्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉपरली स्टडी करने हैं। टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन था आपका स्मॉल यू फंक्शन, तो आपको वही यू फंक्शन यानी कि सॉल्यूशन ही निकालना होगा। ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए whose ends are fixed, given function fx is initial displacement and gx is the initial velocity of the string। क्या स्टेटमेंट है कि आपको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन निकालना है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का ऑफ लेंथ ए, जिसके एंड्स आपने, एक स्ट्रिंग है जिसके बोथ एंड्स आपने क्या कर दिए हैं, फिक्स। ठीक है, और अब अगर ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है तो जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। जो ये स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी गिवन है आपको, स्मॉल ए, और जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है फिक्स है, और इनिशियल वेलोसिटी है आपकी gx। हाँ जी, देखिए अब इसका सॉल्यूशन, कंसीडर ए टाइटली स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग और सिंपली स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए अलोंग एक्स एक्सिस विद इट्स एंड फिक्स्ड एट, एक तो हमने एंड ओरिजिन पे फिक्स कर दिया और एक पॉइंट ए पर, तो आपकी इलास्टिक स्ट्रिंग की लेंथ स्मॉल ए है तो ओ और ए के बीच का डिस्टेंस हो गया ए। Let us consider the motion of a vibrating string. The displacement or deflection of uxt of the vibrating string at any point x and t is governed by the one-dimensional wave equation. तो जो आपका x वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपने 0 से a के बीच में डिस्कस करनी है और t की वैल्यू है ग्रेटर देन 0। अब हम बात करते हैं अपनी कंडीशंस की। अब क्योंकि आपकी स्ट्रिंग के बोथ एंड्स फिक्स हैं तो जो u फंक्शन है उसकी वैल्यू, ध्यान से देखियो, बिकॉज एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग्स आर फिक्स्ड, तो जो u फंक्शन है उसकी वैल्यू जब x की वैल्यू 0 है और जब x की वैल्यू a है वहां पर आपकी वाइब्रेशंस नहीं होंगी क्योंकि वहां एंड्स आपके फिक्स्ड हैं, तो u फंक्शन की वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू a पर ऑलवेज क्या होगी, 0। और क्या कंडीशंस आपकी गिवन है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वाज जबकि t की वैल्यू क्या हो, 0, तो आपके डिस्प्लेसमेंट फंक्शन की वैल्यू है fx के इक्वल। और इनिशियल वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी क्या होती है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, उसकी वैल्यू आपको गिवन है gx, इनिशियली है इसलिए जब t क्या होगा, 0। अब ये जो इक्वेशन है ये तो आपने अभी लास्ट आर्टिकल में भी स्टडी कर ली, तो जो इसका पार्ट लास्ट आर्टिकल जितना किया है एज इट इज सेम यहाँ रिपीट करके वहाँ जो 3 सॉल्यूशंस आए हैं उन पर ये तीनों कंडीशंस अप्लाई करेंगे जिससे हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। उस सॉल्यूशन को हम इस
वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्सेप्ट करेंगे। तो जो पार्ट वहाँ से सेम एज इट इज़ यहाँ रिपीट हो रहा है उसे मैं यहाँ स्किप करके डायरेक्ट सॉल्यूशन पार्ट पर ये कंडीशंस अप्लाई करूँगी। तो अब यहाँ देखना स्पीडली वही देखो, हमने u को पुट किया, वेरिएबल सेपरेट करे, सेपरेट करने के बाद ये दो इक्वेशन दोनों k के इक्वल हैं, k के इक्वल पुट करने के बाद वही तीनों केस ले रहे हैं हम, k ग्रेटर देन 0। हाँ जी, ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया जो आपने k ग्रेटर देन 0 के केस में निकाला था। यहाँ तक का काम आपका बिल्कुल लास्ट आर्टिकल से सिमिलर है। अब हमें क्या करना है, हर एक सॉल्यूशन को हम निकालेंगे और उस पे अपनी जो भी मैंने अभी कंडीशंस आपको एक्सप्लेन की थी वो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो सबसे पहला काम मैंने क्या करा, इस इक्वेशन में x को 0 पुट किया। u0t की वैल्यू आपको क्या पता है 0। जैसे ही हम x को 0 पुट करेंगे e की पावर 0 क्या होता है आपका 1, e की माइनस 0 भी 1, तो ये बन गया c1 प्लस c2 प्लस दिस। अब देखो इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है। आपने पढ़ा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होता, तो मतलब आपका c1 प्लस c2 0 होगा, यानी कि कंडीशन आ गई c2 इक्वल टू माइनस c1। अब हम x में पुट करते हैं a। जैसे ही आप x की जगह a पुट करोगे आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी, कुछ नहीं, ये t वाला पार्ट एज इट इज और जहाँ जहाँ x था मैंने a रख दिया। अब यहाँ भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट 0 है, ये वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता, मतलब ये कांस्टेंट पार्ट 0 होगा। इस कांस्टेंट पार्ट में c2 था आपका माइनस c1 मैंने पुट करके कॉमन निकाल लिया। अब क्योंकि ये वही मैंने भी दोबारा बताया था एक्सपोनेंशियल पार्ट 0 नहीं हो सकता, तो मतलब आपका c1 0 होगा। c1 0 हुआ तो आपका c2 0 होगा। सॉरी, मैंने एक मिनट को दोबारा से बताती हूँ। यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगर सिंस c1 0 होगा तो c2 भी 0 हो जाएगा, और c1 और c2 यहाँ दोनों 0 हो गए तो u जो सॉल्यूशन है वो 0 सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए हम इस पार्ट को 0 लेकर चलते हैं। इस पार्ट को 0 लोगे तो एक्चुअल में देखो क्या हो जाएगा, e की पावर ap इज इक्वल टू e की पावर माइनस ap। नेक्स्ट स्टेप पर आप क्या करेंगे, इस वाली टर्म को यहाँ अपोन में ले आएंगे और इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। e की पावर ap के अपोन में e की माइनस ap है तो बेस सेम से पावर ऐड हो जाएंगी। e की पावर 2ap अगर 0 है तो पावर एंगल जो है ये 2ap 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी नॉन जीरो नंबर के लिए कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होता है। तो ये 2ap 0 हो गया, a आपका नॉन जीरो आपको गिवन है, तो यानी कि आपका p क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये तो आपका कॉन्ट्ररी हो गया आपकी अजम्पशन से। क्यों? क्योंकि आपने p किसे चूज करा है, आप k इज इक्वल टू क्या लेकर चले हैं, p स्क्वायर। और आप k का जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, जब k क्या हो ग्रेटर देन 0। तो जब k p स्क्वायर है तो p स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए ये वाला जो केस है k ग्रेटर देन 0 वाला, इसमें ये जो आपका सॉल्यूशन आया है ये आपकी गिवन कंडीशंस के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। तो thus do not get any appropriate solution of 1 satisfying the given boundary condition by taking k is equal to p square। तो मतलब हम ये वाला केस क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। अब हम आते हैं अपने केस सेकंड पे। केस सेकंड में जो सॉल्यूशन आया था लास्ट आर्टिकल से हमने सेम चूज किया, फिर इसमें एक बार u02 को 0 और u80 को 0 पुट करके आप क्लियरली देख रहे हैं, देखो दो का प्रोडक्ट 0 है, ये तो वेरिएबल पार्ट है, मतलब आपका c6 0 होगा। फिर आपने u80 को 0 पुट करा तो आपका ये बन गया है, तो यहाँ से आपका c5a 0 होगा, a 0 नहीं हो सकता है, इसलिए आपका c5 0 होगा। c5 और c6 अगर दोनों 0 हो जाते हैं तो ये सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसे आपने कंसीडर नहीं करना है, तो हम इस केस को भी क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट। अब हम आ जाते हैं अपने k लेस देन 0, और ये मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा कि a नॉन ज़ीरो क्यों है, क्योंकि a जो है वो आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो इसलिए वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। k लेस देन 0 के फॉर्म में आपकी इक्वेशन ये रिड्यूस हुई थी, तो वहाँ आपने ये सॉल्यूशन निकाल के आपकी ये इक्वेशन आ गई थी। ठीक है, हम
एज इट इज़ वहाँ से यूज़ कर रहे हैं। बस अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में अपनी कंडीशंस को पुट करके चेक करना है कि क्या आपकी कंडीशंस यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैंने x को क्या पुट कर दिया, 0। जैसे ही आप x को 0 पुट करेंगे cos 0 1 होता है तो C9 बच गया, sin 0 0 होता है तो वो टर्म 0 हो गई और ये t वाला पार्ट यहाँ पर आ गया एज इट इज़। तो ये प्रोडक्ट आपका 0 है तो मतलब C9 0 आ गया। फिर आपने UAT को 0 पुट करा, मतलब आपने जहां आपका x था वहां क्या पुट कर दिया a, और प्लस में आपका C9 तो 0 आ ही चुका है। तो देखो मैंने पुट करा C9 0 हो गया, C10 एज इट इज, साइन PX बन गया साइन PA इंटू, अब ये 0 है मतलब कि आपका ये वाला पार्ट 0 होगा। अब हम कह रहे हैं C10 तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि जैसे ही C9 तो 0 आ ही चुका है। अब अगर C10 भी 0 हो गया तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब कि क्या 0 होगा, साइन PA। अब एक बात आप यहाँ पर ध्यान से नोट कीजिए, यही सिमिलर टाइप की कंडीशन हमने पॉजिटिव वाले केस में यूज़ करी थी, लेकिन वहाँ क्योंकि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया था तो जो रिजल्ट रिड्यूस करके आया वो ऐसा आ गया जो कि ट्रू नहीं था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। जब साइन PA को 0 पुट करेंगे तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो P आ गया n पाई के, P आ गया n पाई बाई a के इक्वल। n की वैल्यू क्या होती हैं आपकी नेचुरल नंबर्स 1 2 एंड सो ऑन। तो अब क्या कह रहे हैं हम, P की अगर ये वाली वैल्यूज आपकी इक्वेशन नंबर 8 में आप पुट कर देते हैं तो आपके पास गिवन वेव इक्वेशन के क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशंस। Substituting these values in 8, we observe that we can have any number of solution by taking different integer values of n। तो ये जो solution आएगा ये n पे डिपेंड करेगा, इसलिए देखो मैं u की जगह अब यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, unxt। अब देखो हम क्या करेंगे, C9 की वैल्यू आपके पास 0 आ ही चुकी है, एक्चुअल में आपको यहाँ लिखना चाहिए था C10 साइन P की वैल्यू n पाई बाय a और इंटू में x। मैंने ये C10 वाला कांस्टेंट जो था ये अंदर वाले दोनों कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसे अंदर एडजस्ट करके an और bn कर दिया है। कांस्टेंट की नोटेशन तो हम चेंज कर ही सकते हैं, और ये बाहर आपका बन गया n पाई x बाई a और अंदर भी जहां जहां p था हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, और n है आपका 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये आपकी un हर n के लिए एक सॉल्यूशन आ गया। तो u1 u2 u3 आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो अब हम कह रहे हैं द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन कैसे आएगा, u एक्स टी क्या होगा, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी un एक्स टी। मैंने फर्स्ट वीडियो में बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर आपका हर ui गिवन इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। तो क्योंकि यहाँ पर u1 u2 u3 अप टू सोन un n की हर वैल्यू के लिए गिवन वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस un का समेशन करें n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो जो u आएगा वो भी क्या होगा, सॉल्यूशन। तो ये जो आपका un था हमने इस पे समेशन लगा दिया, वेयर a एंड bn आर न्यू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। अब अगर आप इसमें t को 0 पुट कर देंगे तो आपका ux 0 अकॉर्डिंग टू गिवन इनिशियल कंडीशन क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल, क्योंकि आपको गिवन था, क्या गिवन था आपको कि जो आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट व्हेन t इज इक्वल टू 0 क्या है आपका ux 0। तो जब मैं राइट साइड पर x t को 0 पुट करूंगी तो ये देखो ये आपका cos 0 क्या बन जाएगा 1, तो आपका an बचेगा, साइन n पाई एक्स बाय बाहर है ही, और यहाँ पर जब साइन 0 क्या हो जाएगा 0। अब आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, an और bn। अब देखिए, multiplying both sides of above equation by sin n pi x by a and integrating the resulting expression term by term from x is equal to 0 to a, we get this कि ये जो इक्वेशन 10 है इसमें आप बोथ साइड साइन n पाई x बाई a से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो लेफ्ट साइड तो क्या बन गई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x साइन n पाई x बाई a।
अब हमारा डाउट है कि हम राइट साइड को कैसे सॉल्व करेंगे। अब राइट साइड को सॉल्व करने के लिए आपका इधर क्या आ जाएगा, साइन एन पाई एक्स बाई ए, और इंटीग्रेशन का क्या साइन हो जाएगा, अप्लाई। जब राइट साइड 0 टू ए में इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी रिजल्टिंग वैल्यू आएगी ये। हाँ जी, देखिए क्या मीनिंग है राइट साइड का। ये जो सीरीज है इसकी हर टर्म को आपने साइन एन पाई एक्स बाई से मल्टीप्लाई करना है और 0 टू ए इंटीग्रेट करना है। तो जो मल्टीप्लाई वाला मैंने साइन पाई एक्स बाई बाहर लिखा, समेशन को अगर ओपन करेंगे तो टर्म इस टाइप से आएंगी, ए वन साइन पाई एक्स बाई, फिर ए टू साइन 2 पाई एक्स बाई ए अप टू सोन ए एन साइन एन पाई एक्स बाई ए प्लस एंड सोन। अब ये वाली जो टर्म है ये आपकी हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी, हर टर्म का आप इंटीग्रेशन करोगे तो इस टर्म को छोड़कर आपका बाकी सभी टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0। वो आपका कैसे आ रहा है आप खुद प्रैक्टिस करके, क्योंकि यहाँ देखिए जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो साइन स्क्वायर बन रहा है, और बाकी सभी टर्म्स का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो दो डिफरेंट साइन की टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट होगा हमेशा आपका 0 बनेगा। और इस वाले केस में आपका ए एन इंटू में ए बाई 2 आंसर आ जाएगा। ये आप इंटीग्रेट करके रेंडमली ये वाली दो वैल्यू चेक कर लीजिए, इनका आंसर 0 है तो सेम कॉन्सेप्ट बाकी दो डिफरेंट एंगल्स पे अप्लाई होगा। और एक बार आप साइन स्क्वायर वाली टर्म को स्कोर करेंगे तो आपका a बाई 2 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके चेक खुद करेंगे कि सिंपल बस आपकी nth टर्म बचेगी और बाकी सब 0। तो यहाँ से a n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये आ गई आपके पास कांस्टेंट ए एन की वैल्यू, जिसे अब हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। अब ये जो आपकी u फंक्शन वाली इक्वेशन थी मैंने उसका विद रिस्पेक्ट टू t पार्शियल डेरिवेटिव किया है, तो लेफ्ट साइड पे तो करली u बाय करली t आ गया, समेशन एज इट इज, साइन वाला पार्ट एज इट इज। अब देखो यहाँ पर आपका था ए एन कॉस, कॉस का डेरिवेटिव मैंने करा माइनस साइन और इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, प्लस में था बी एन साइन तो मैंने बी एन एज इट इज लिखा, साइन का डेरिवेटिव कॉस इनटू में एंगल का डेरिवेटिव। अब इसमें अगर मैं t को 0 पुट कर दूं तो आपने पढ़ा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपकी gx है तो वो इक्वल टू gx आ जाएगा। राइट साइड में भी आप पुट कर देंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब बिल्कुल अभी अबव पार्ट में हमने जैसे किया था कि एन पाई एक्स बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेटिंग करेंगे रिजल्टिंग एक्सप्रेशन को टर्म बाय टर्म फ्रॉम 0 टू a। तो लेफ्ट साइड पर तो देखिए आपका क्या बच जाएगा, 0 टू a gx, और ये बच गया एन पाई एक्स बाई ए। और ये जो 2 बाई ए आया है थोड़ी सी यहाँ पर इसने शॉर्टकट कर दी है, बिल्कुल वैसे ही इस पूरे एक्सप्रेशन को साइन एन पाई एक्स बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे और इस एक्सप्रेशन को खोल देंगे तो बी वन पाई सी बाई ए इंटू साइन एन पाई एक्स बाई, सारी एक्सपेंशन खोलने के बाद जो सिर्फ nth टर्म आएगी जिसमें बी एन आ रहा है उसका इंटीग्रेशन तो आएगा नॉन ज़ीरो, और बाकी सभी टर्म्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0। तो ये जो 2 बाई ए है एक्चुअल में इधर आएगा a बाई 2 लिमिट सब करने के बाद, तो मैंने बी एन एक तरफ रखा और बाकी सारी वैल्यूज हम ले आए दूसरी तरफ। तो ये आपका बी एन का फॉर्मूला आ गया है जिसे अब आप अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो 11th और 12th की वैल्यू को 9th इक्वेशन जिसमें आपने यू एक्स टी डिफाइन किया था वहाँ पर अगर आप पुट कर देते हैं तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब जो आपने 10th और 11th इक्वेशन मेन पढ़ी हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये वाला फार्मूला अब आपको याद भी रखना है। क्या फार्मूला है कि एफ एक्स अगर है समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन साइन एन पाई एक्स बाई ए वेयर ए एन इज गिवन बाय, तो ए एन निकालने का आपका फार्मूला क्या हो गया, 2 बाई ए इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई ए। अगर आप ये फार्मूला भूल जाते हैं तो ऊपर वाले आर्टिकल में आपने इसे निकालने की टेक्निक समझ ली है। एक्चुअली राइट हैंड साइड ऑफ 10th happens to be half range Fourier sine series of fx in interval 0 to a, or 11th in the expansion for the an which the student shall study in later classes. In a way we have derived the result of Fourier series. From now onwards we shall use this result as a standard result for determining a and b n। एक्चुअल में ये जो आप स्टडी कर रहे हैं ये आपकी फोरियर एक्सपेंशन है
उसमें आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज़ का, जिसे यूज़ करते हुए हमने एक्सपेंशन निकाली है। मैथ्स में आप ये टॉपिक अभी आगे फर्दर सेमेस्टर्स में स्टडी करेंगे। तो अभी आपके यूज़ के लिए कि इस टाइप के फंक्शन से कांस्टेंट निकालने का मेथड आप याद रख लीजिए, या जो अभी टेक्निक हमने की थी उसे अच्छे से स्टडी कर लीजिए ताकि आप उसको इजीली यूज़ कर सकें। तो अब एक रिजल्ट आपके पास आ गया है कि ओनली सुटेबल सॉल्यूशन ऑफ वन सेटिस्फाइंग द अबव इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन जो है वो आपका इस फॉर्म का होगा जो आपकी k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के केस में आता है। k की जो दो अलग वैल्यूज थी, पॉजिटिव वैल्यू और ज़ीरो वैल्यू, बोथ केस में आपका आंसर जो है गिवन कंडीशन के साथ इनकंसिस्टेंट आया। तो जब हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन में वेव इक्वेशन के केस में सिर्फ नेगेटिव वैल्यू ऑफ k को ही कंसीडर करेंगे और ये आप अपना जनरल सॉल्यूशन लेकर चलेंगे जो कि आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स की फॉर्म में आया था। तो अब ये जो यहाँ रिमार्क में जितने भी रिजल्ट्स हैं कि ये रिजल्ट an निकालने के लिए और ये आपका जनरल सॉल्यूशन आपने जो यूज़ करना है ये आपको याद रखने हैं अपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने। नाउ वी विल स्टडी two examples based on solution of wave equation. Here we will study one dimensional wave equation. Completely method is almost similar to the two articles studied earlier. First example, find the solution of this wave equation सच दैट u जो है वो आपका है बी नॉट कॉस बी टी। बी नॉट आपका कांस्टेंट है कब, जब आपकी x की वैल्यू a है और u की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू 0 है। तो इस वेव इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग दिस कंडीशन। तो स्टार्टिंग पार्ट आपका बिल्कुल अबव आर्टिकल की तरह चलेगा। देखो हमने वैसे u पुट किया, वेरिएबल सेपरेट करें। अब क्योंकि वो कांस्टेंट के इक्वल होगा, लेकिन अब आपने आर्टिकल में पढ़ लिया है कि पॉजिटिव और ज़ीरो वाला केस आपने डिस्कस नहीं करना, डायरेक्ट सिर्फ आपने नेगेटिव वाला केस लेके सॉल्यूशन निकाल लेना है। ये आपका सॉल्यूशन आ गया UXT। यहाँ तक का सारा काम आपका बिल्कुल पिछले आर्टिकल्स जैसा ही है। अब मेन आपने यहाँ पर नया सिर्फ क्या करना है, इस क्वेश्चन पे जो सॉल्यूशन आया है उस पे अपनी गिवन कंडीशंस अप्लाई करते हुए कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहली कंडीशन मैंने यूज़ करी, u 0 है जब x की वैल्यू क्या है 0। बोथ साइड पुट करें तो ये पार्ट तो t इन्वॉल्व कर रहा है तो एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ कॉस 0 1 साइन 0 0 तो आपका मल्टीप्लाई में c1 आ गया। तो यहाँ से आपकी c1 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो अब गिवन इक्वेशन में c1 को 0 पुट करते आपकी इक्वेशन बन जाती है ये। मैं c2 मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ तो आपकी इक्वेशन बनी ये। अब हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन यूज करते हैं। जब आपका x a है तो u की वैल्यू है आपको ये गिवन, मैंने पुट कर दी और x की जगह क्या पुट कर दिया a। अब एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। तो अब ये ध्यान से देखिए, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑन बोथ साइड्स वी हैव दिस। अब लेफ्ट साइड पे आपका जो कॉस एंगल है वो है कॉस बी टी और राइट साइड पर ये है आपका। तो इन दोनों के कोफिशिएंट आपके क्या होंगे, सेम। तो कोफिशिएंट अगर सेम है तो आपका C2 C3 साइन पी ए किसके इक्वल होगा, बी नॉट के। राइट साइड पर ये है आपका साइन एंगल, इसका कोफिशिएंट देखो ये कांस्टेंट पार्ट है, लेफ्ट साइड पर आपका साइन एंगल है ही नहीं तो ये कोफिशिएंट पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब यहाँ से C2 C3 की वैल्यू आ गई ये और यहाँ से C2 0 नहीं हो सकता क्योंकि C2 अगर 0 हुआ तो ये देखिए यहाँ पर आपका ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, 0 सॉल्यूशन। साइन पी ए को 0 ना लेंगे, हमारा यहाँ से क्या 0 आ जाएगा, C4। तो और B आपका किसके इक्वल है, PC के। ये कैसे आया, अब यहाँ पर देखो ये कॉस और ये कॉस आपका सेम है तो मतलब इन दोनों के एंगल भी सेम है। एंगल सेम है तो T का कोफिशिएंट यहाँ और यहाँ सेम आएगा तो B किसके इक्वल आ गया, CP के। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ गई, B/C। तो अब आपके पास C2 C3 की वैल्यू हो गई जो आपने यहाँ पुट करनी है। आपके पास C4 0 हो गया यानी कि ये वाला पार्ट 0 हो गया और P की वैल्यू आ गई, सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया।
नेक्स्ट एग्जाम्पल पे ये आपकी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। अब आपने क्या कंडीशंस यूज़ करनी है, एक तो ये ज़ीरो टी और यू ए टी आपका ज़ीरो है, टी पॉजिटिव है, करली यू बाय करली टी एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो है और यू एक्स ज़ीरो आपका ये है। आपको ये कंडीशन यूज़ करते हुए इस वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का क्या निकालना है, सॉल्यूशन। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ इसने मेंशन दूसरे तरीके से किया हुआ है कि एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग इज स्ट्रेच एंड फास्टन टू 2 पॉइंट्स ए अपार्ट, कि स्ट्रिंग को 2 पॉइंट्स पर फिक्स कर दिया गया है जिनके बीच का डिस्टेंस है ए। ठीक है। The motion is start by displacing the string into the form of a function, this from which it is released at time 0। तो यानी कि टाइम की जब वैल्यू 0 है, u फंक्शन है आपका ये, साथ में ही आपके एट पॉइंट डिस्टेंस ए अपार्ट पे जो 2 पॉइंट हैं इन पर आपकी स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया गया, तो वहाँ वाइब्रेशन नहीं होगा, तो u02 और u80 आपके क्या हो जाएंगे, 0। आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम एंड वन एंड एट टाइम t, यानी कि आपने u फंक्शन को निकालना है। तो देखिए फिगर आपकी बिल्कुल लगभग सिमिलर आपके सेकंड आर्टिकल जो मैंने भी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, बिल्कुल वही बन रहा है केस, बिल्कुल हम वैसे ही सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन के लिए हमें सिर्फ नेगेटिव वाला केस लेना है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब इस सॉल्यूशन पे आपने अपनी सारी कंडीशंस अप्लाई कर देनी है, एक तो u0t और u80 0 है, करली बाय करली ut आपका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एट t इज इक्वल टू 0 0 है, और जब t 0 हो तो u फंक्शन ये है। तो सबसे पहले मैंने x को 0 पुट करा तो आपका ये आया, इससे यानी कि आपका c क्या आ गया, 0। c1 की वैल्यू पर पुट कर दी तो आपकी इक्वेशन अब ये रह गई है, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी भी निकाल लिया। अब इस इक्वेशन में करली यू बाय करली टी व्हेन टी इज इक्वल टू 0 पुट करें तो इस डेरिवेटिव में जैसे ही आप टी को 0 पुट करोगे कॉस 0 तो 1 बनेगा, साइन 0 0 बनेगा, बाहर वाला पार्ट c2 साइन पी एक्स एज इट इज, और अंदर से आपका बच जाएगा c4 cp। इन सभी कॉन्स्टेंट्स का प्रोडक्ट 0 है। अब क्योंकि आपका c2 0 नहीं हो सकता, क्योंकि C2 के 0 होने से ही आपका पूरा सॉल्यूशन 0 सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आपका कौन सा कांस्टेंट 0 होगा, C4। तो C4 को भी 0 पुट करने पर आपका फंक्शन इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब मैं इसमें x को a पुट करूं तो u80 भी आपका 0 है, आपकी ये कंडीशन आई है। अब क्योंकि आपका C3 एंड C2 में से कोई भी 0 हुआ तो यहाँ से देखिए आपका गिवन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपने नोट करना है कि यहाँ पर ये जो आपका p कांस्टेंट है ये भी ऑलवेज नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि आपने k की वैल्यू ली है -p², और k है जो आपका नेगेटिव है, इक्वल टू 0 नहीं है। तो मतलब यहाँ पर अब आपका C3 0 नहीं है, C2 0 नहीं है, तो आपका क्या 0 होगा, साइन पी ए 0, तो पी ए की वैल्यू एन पाई और p की वैल्यू आ गई एन पाई ए बाई ए, बिल्कुल आर्टिकल की तरह रिप्लेस कर दी। देखिए बिल्कुल आर्टिकल की तरह ही आपका आ गया। बी एन हमने एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रख लिया, आप चाहो तो इसका नाम ए एन भी रख सकते हो। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यू जो इस यू एन का समेशन होगा वो भी सॉल्यूशन होगा। अब इसमें t को हम 0 पुट कर देते हैं तो यू एक्स 0 आपका ये गिवन है, एफ एक्स की जगह जो आपका आर्टिकल में एफ ऑफ एक्स था यहाँ पर ये उसी की ही क्या है, वैल्यू। तो आर्टिकल में तो आपने एफ एक्स पे इंटीग्रेशन लगा के छोड़ दिया था, यहाँ पर वैल्यू है तो हम प्रॉपर इंटीग्रेट करके कांस्टेंट निकाल कर दिखाएंगे। राइट साइड पर देखो cos 0 1 है तो आपका ये बन गया, तो वहाँ जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो यही था कि बी एन क्या होगा, 2/a 0 to a दिस एफ एक्स की हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसका हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे। ये है आपका फर्स्ट फंक्शन और ये है आपका सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन करने की प्रोसेस आपको एक्चुअल में यहाँ पे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बाय पार्ट्स, बिल्कुल से। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, देखो यहाँ तक ये फर्स्ट 2 टर्म आई आपकी फर्स्ट इंटीग्रेशन से, फिर नेक्स्ट ये 2 टर्म सेकेंड टाइम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करने से। सिंप्लीफाई करके वैल्यू में 0 to a लिमिट पुट कर दी, लिमिट पुट करने के बाद साइन एन पाई आपका क्या होता है, 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये 2 टर्म्स आपकी बचेंगी। अब इन दोनों टर्म में आपके कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे।
ये रिजल्ट होता है cos n पाई प्लस थीटा होता है -1 की n cos थीटा के इक्वल। इसी रिजल्ट का यूज करते हुए हमने साइन n पाई की वैल्यू निकाली थी। सेम रिजल्ट साइन के लिए भी होता है कि साइन n पाई प्लस जीरो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 की n साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए साइन n पाई तो हो गया जीरो। अब जब cos n पाई की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, cos n पाई प्लस जीरो इज इक्वल टू -1 की n cos जीरो। cos जीरो 1 होता है, तो इसलिए cos n पाई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास, -1 की पावर n। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जब आपका n होगा ओड तो -1 की n किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। -1 और बाहर एक माइनस प्लस होके 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2, तो 4 इंटू 2 यहाँ पर क्या हो गया 8। जब आपका n इवन होगा तो -1 की n क्या होगा 1 के इक्वल, एक बार माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो यानी कि जो आपका u आया है, u की वैल्यू आई है आपके पास, ये मैंने क्या करा, bn की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, जो आपका जब 10th इक्वेशन में सॉल्यूशन था। फिर ये जो सॉल्यूशन है इसमें ये जो कोफिशिएंट है ये वाला पार्ट इवन n के लिए क्या हो जाता है 0। तो अभी हम देखो वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, n की वैल्यू लिख लें 1 3 5 एंड सो ऑन। और इस पूरे की वैल्यू हमने कौन सी वाली पुट कर दी, ये जो भी हमने ओड कोऑर्डिनेट्स के लिए निकाली थी, और बाकी सारा पार्ट रख दिया एज इट इज। यानी कि n की वैल्यू ऑड नंबर अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि आपका n ऑड है तो n को कोई ऑड नंबर की फॉर्म में पुट कर दिया 2m प्लस 1, और m की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, यहाँ बुक में मिस प्रिंटिंग है 0 1 2 3 एंड सो। तो अब देखो 8 समेशन जिस टर्म पे नहीं लग रहा है वे टर्म्स आप बाहर रख सकते हैं, 8a² k बाई पाई क्यूब, क्योंकि इसमें m इन्वॉल्व ही नहीं है। अब समेशन n से किस पे शिफ्ट हो गया, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब क्योंकि इसमें पुट करते जाओ, m की वैल्यू 0 पुट करो 1 आ जाएगा, m की वैल्यू 1 पुट करो आपका क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 3। यानी कि आप जब भी इसमें m की वैल्यू 0 1 2 एंड कोसोन पुट करोगे तो सिर्फ सारे ऑड नंबर्स वाली ही टर्म्स आ रही हैं। तो अब देखो जहां जहां अंदर n था मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया 2m प्लस 1। ठीक है, आप चाहो तो बिल्कुल यहाँ से यहाँ सिंपल कुछ भी नहीं करा कि हमें एक्सपेंशन n की फॉर्म में लिखने की आदत होती है, तो मैंने n को किससे रिप्लेस कर दिया m से। तो जैसे आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन या फंक्शन किस वेरिएबल में है उससे फंक्शन का नेचर चेंज नहीं होता, तो m की जगह n करने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब ये तो था n 0 टू इन्फिनिटी, अगर आपको n 1 टू इन्फिनिटी करना है तो सिंपल बस क्या करें 2n प्लस 1 को किससे रिप्लेस कर दें 2n माइनस 1 से। दिस इज द रिक्वायर्ड solution of 1 satisfying the given condition may be given by equation 11th 12th और 13th। कि जो सॉल्यूशन आपने 11th में लिखा है 12th में लिखा है और 13th में, तीनों सॉल्यूशन सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल हमने डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन से उन्हें क्या करा है सिंप्लीफाई। थैंक यू।